जय हिंद। आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल के एक नए पार्ट में यानी टोपोग्राफी में। जानेंगे स्थलाकृतियाँ क्या हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में टोपोग्राफी कहते हैं। इसी में जानेंगे कि स्थल के निर्माण किस प्रक्रिया के माध्यम से होती है। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान के बारे में पढ़ा दिया है। ठीक है, भूगर्भ विज्ञान के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं टोपोग्राफी की, जिसे हम लोग स्थलाकृति कहते हैं। स्थलाकृति विज्ञान, है ना, यानी कि स्थल का निर्माण किस प्रकार से होता है। आप देखते हैं कि जिस प्रकार से नदी के माध्यम से स्थल का निर्माण हो जाता है, नदी जिस प्रकार से निक्षेपण के माध्यम से कचरा मलबा लेकर के आती है और जमा कर देती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां। उसी प्रकार होती है समुद्र द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां। फिर होती है अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि पानी के जो अंदर है अंडरग्राउंड वाटर, उसके द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां। तो आज हम स्थलाकृतियां यानी टोपोग्राफी के बारे में समझेंगे कि ये क्या है और ये कितने प्रकार के हैं, और हम अभी क्या चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्थलाकृति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये एस्ट्रोनॉमी है, यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, अंतरिक्ष के बारे में समझना, अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करना ही अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विज्ञान। ठीक है, ये ज्योतिष विज्ञान है। अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं टोपोग्राफी के बारे में यानी स्थलाकृति के बारे में। बता दें, स्थलाकृति की अगर बात करें तो हम 5 प्रकार की स्थलाकृतियां पढ़ेंगे। ठीक है, एक नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां, पहली है पवन द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां। ठीक है, दूसरी है नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां, तीसरी है अंडरग्राउंड वाटर द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां। ठीक है, यानी कि पानी के जो अंदर है वे किस प्रकार से स्थलाकृतियां बनाती हैं, पानी के अंदर जो स्थलाकृतियां का निर्माण होता है वे किस प्रकार के माध्यम से होता है ना, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, और फिर होता है समुद्र द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां। फिर समझेंगे हम लोग यानी कि बर्फ द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां, यानी कि बर्फ किस प्रकार से स्थलाकृतियां बनाती है, किस प्रकार से वे स्थल का निर्माण कर देती है। तो हम बर्फ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि 5वें टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अभी हमें पढ़ना है पवन द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां। ठीक है, पवन द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां। इससे पहले हैं कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे घर्षण किसे कहते हैं, आगे काम आएगा। घर्षण होता है कि जब जो हवाएं हैं चट्टान से टकराती हैं, यानी जब हवाएं, है ना, चट्टान से टकराती है। ठीक है, और उसे क्या करती है, कुछ क्षति करती है, यानी बराबर अगर कोई भी चीज टकराएगी तो कुछ ना कुछ क्षति करेगी। इसे हम लोग घर्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपघर्षण क्या होता है कि जब हवाएं के साथ में धूलकण भी साथ होती है और तब क्या करती है, चट्टान में टकराती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, अपघर्षण कहते हैं, है ना। जब हवा के साथ में क्या हो, हवा के साथ में धूलकण मिली हुई हो, क्या चीज मिली हुई हो, धूलकण मिली हुई हो, और फिर क्या करे, चट्टान में टकराए, चट्टान से टकराती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, अपघर्षण के नाम से जानते हैं। अब शनि घर्षण क्या होता है, शनि घर्षण हम उसे कहते हैं जब धूलकण आपस में ही टकराती है, तो हम उसे शनि घर्षण के नाम से जानते हैं। धूलकण जो है ना, क्या करे, आपस में ही टकराती है, आपस में टकराकर टूट जाती है, टकराकर क्या हो जाती है, टूट जाती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, शनि घर्षण के नाम से जानते हैं। और ये जो 3 टॉपिक हैं इसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, लेकिन इसके बाद पढ़ेंगे। अभी हम लोग समझ लेते हैं पवन द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां। इसे माइंड में रखें, घर्षण क्या होती है, जब हवाएं क्या होती है, चट्टान से डायरेक्टली टकराती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, घर्षण के नाम से जानते हैं। अब घर्षण किसे कहते हैं, जब हवाएं में जो धूलकण मिली हुई रहती है मरुस्थलीय क्षेत्र में, डिजर्ट क्षेत्र में, है ना, रेगिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है, तो क्या चीज का निर्माण करती है, अपघर्षण का निर्माण करती है। यानी कि जब धूलकण के साथ में क्या होती है, जैसे धूलकण बह रही है, ठीक है, और फिर क्या चीज का कहां पे टकराती है, चट्टान में टकराती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, अपघर्षण के नाम से जानते हैं। लेकिन शनि घर्षण धूलकण आपस में ही टकराती है ना, जितने भी धूलकण हैं बवंडर की टाइप की घूमती हैं और आपस में ही टकराने लगती हैं, तो हम उसे शनि घर्षण के नाम से जानते हैं, आपस में ही टकराकर टूटने लगती है। अब हम लोग समझते हैं पवन द्वारा
बनाई गई स्थलाकृतियां यानी टोपोग्राफी, स्थलाकृति, ठीक है, पवन द्वारा बनाई गई स्थलाकृति। ठीक, पवन किस प्रकार से स्थल का निर्माण करती है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। पवन यानी हवाएं जिसे हम लोग कहते हैं, क्या चीज, हवाएं किस प्रकार से स्थल का निर्माण कर देती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हवाएं जो हैं, हवाएं हमने बताया कि जब घर्षण होती है तो बराबर किसी न किसी चट्टान से क्या करती है, टकराती है, और जो कमजोर चट्टान होती है उसे क्या करती है, जैसे ये चट्टान है, ठीक है, चट्टान है, ये कठोर चट्टान है। कैसी चट्टान है, कठोर चट्टान है। और ऐसी बात तो नहीं है कि सिर्फ यही चट्टान होगी, आसपास भी इसका चट्टान होगा, यानी कि ये पूर्ण रूप से क्या होगी, ऐसे बंद होगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब जो कमजोर चट्टान है, ये क्या है, ये कमजोर चट्टान है, ठीक है, तो हवाएं जो है अब घर्षण के साथ में यानी धूलकण के साथ में आई और इसे क्या किया, उड़ा करके इसे साइड कर दिया, इसे तोड़ दिया, और फिर यही एक छत्रक का निर्माण किया। ठीक है, यानी ये छाता जैसा लगता है, इसलिए हम इसे कहते हैं छत्रक शिला। क्या चीज के नाम से जानते हैं, छत्रक शिला, छत्रक शिला। ठीक है, इस सबको तोड़ दिया, लेकिन ये जो है ये कठोर है, इसे नहीं तोड़ पाया। ठीक है, इसे नहीं तोड़ पाया। ठीक है, तो हम इसे क्या चीज के नाम से जानते हैं, छत्रक शिला। इस सबको क्या किया, इस सबको तोड़कर। तो ऐसी बात तो नहीं है कि ये सिर्फ छत्रक के समान ही होगा, है ना, यानी कि जब हवाएं बराबर चलेगी, अब घर्षण होगी, ठीक है, तो इसे भी तोड़ दिया जाएगा। इसे जब तोड़ दिया जाएगा तो एक ये स्तंभ के बराबर बच जाएगा। क्या चीज के बराबर, स्तंभ के बराबर। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, भू स्तंभ कहते हैं, भू स्तंभ। जब ये स्तंभ के बराबर छोटा सा पिलर ऐसे बचा हुआ है तो हम उसे क्या कहते हैं, भू स्तंभ कहते हैं। ठीक है, भू स्तंभ कहते हैं। लेकिन जब यही भू स्तंभ एक श्रेणी के क्रम में होती है तो हम उसे यार्डंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भू स्तंभ है, यही भू स्तंभ जब एक श्रेणी के क्रम में होती है, ठीक है, इस प्रकार से हो, ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे यार्डंग कहते हैं। क्या कहते हैं, यार्डंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब चट्टानें जो हैं श्रेणी के क्रम में हो तो हम उसे क्या कहते हैं, यार्डंग कहते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होती है, इसके बाद इसमें भी क्या होने लगती है, जो इसमें कमजोर चट्टानें होती है इसे भी हवाएं क्या करती है, अब घर्षण के माध्यम से, घर्षण के माध्यम से, शनि घर्षण के माध्यम से तोड़ करके क्या कर देती है, हटा देती है, और इसे भी तोड़ देती है। ठीक है, इसे भी तोड़ करके छोटे छोटे चट्टान के रूप में क्या कर देती है, जमा कर देती है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर देती है, चट्टान के रूप में जमा कर देती है। ये सभी सब क्या है, चट्टान है। ठीक है, इस प्रकार से जब जमा कर देती है तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे नाम किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इंसेलबर्ग। क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन यही इंसेलबर्ग के आसपास जो कमजोर चट्टानें हैं उस सब को अभी क्या कर देती है, ये हवाएं अब घर्षण, शनि घर्षण के माध्यम से पूर्ण रूप से तोड़ करके उसे क्या कर देती है, हटा देती है। और एक जब बड़ा सा चट्टान बचा हुआ रहता है तो हम उसे किस नाम से जानते हैं। ठीक है, जब ये चट्टान पूर्ण रूप से तोड़ देती है इसके आसपास के क्षेत्र को, तब ये बड़ा सा जो चट्टान बचता है, हम उसे कहते हैं डाइकांटर। क्या कहते हैं, डाइकांटर, डाइकांटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या चीज के नाम से, डाइकांटर के नाम से। तो ये हुई कि हवाएं जो हैं किस प्रकार से चलती है और किस प्रकार से चट्टान का निर्माण करती है, किस प्रकार से ये क्या कर देती है, स्थल का निर्माण कर देती है, यानी किसे तोड़ करके हवाएं चलती है और किस चट्टान को किस प्रकार से तोड़ करके एक दूसरे से अलग कर देती है। इसे नोट कर लें। अब क्या होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो ये चट्टान हमने बनाया, चट्टान का फिगर हमने बनाया कि किस प्रकार से हवाएं चलती है और क्या करती है, चट्टान को तोड़ करके उससे अलग कर देती है, अब घर्षण के माध्यम से, घर्षण के माध्यम से। अब हम लोग समझते हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या चलती है, हवाएं जब चलती हैं तो उसके साथ जो धूलकण बहती है तो वो कहीं तो जमा होगी ना। तो जब जमा होती है किसी चट्टान के सहारे तो हम उसे किस नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई चट्टान है और ये धूलकण कहीं दूर से उड़ती हुई आ रही है, मरुस्थलीय क्षेत्र से, रेगिस्तानी क्षेत्र से। ठीक है, तो ये कहीं पे जमा हो जाती है किसी चट्टान के माध्यम से, तो हम इसे कहते हैं बरखान।
क्या कहते हैं, बरखान के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही चट्टान यही जो क्या है बालू की ढेर है, यही जब गिर जाती है पूर्ण रूप से, यानी कि इसमें भी हवा होगी, हवा की मतलब क्रियाएं होगी, ठीक है, पवन की क्रियाएं होगी, तो ये जब गिर करके उल्टा कटोरा का निर्माण कर लेता है इस प्रकार से, तो हम इसे क्या चीज कहते हैं, ठीक है, तो हम इसे स्तूप के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। ठीक है, इसे क्या चीज कहते हैं, स्तूप कहते हैं जब बरखान पूर्ण रूप से गिर जाती है। ये क्या है, ये धूलकण है, ठीक है, ये रेगिस्तानी क्षेत्र में होती है, ठीक, असलीय क्षेत्र में नहीं होती है। अब बात कर लें कि इसमें भी तो हवाएं की क्रिया होगी, ये भी क्या होगा, ये भी बहने लगेगा, इसे भी हवाएं अब घर्षण के माध्यम से, शनि घर्षण के माध्यम से, घर्षण के माध्यम से क्या करेगी, इसे भी उड़ा करके एक इस प्रकार से रेत में बहा देगी, यानी कि इस प्रकार से बना देगी। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, लोयस का मैदान, यानी मैदानी क्षेत्र में इस प्रकार से अगर बिछा देती है तो हम इसे कहते हैं लोयस का मैदान। किसका मैदान, लोयस का मैदान। क्या चीज का मैदान, ये लोयस का मैदान करती है। ठीक है, यहाँ पे खेती नहीं होती है, ठीक है, इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति फंस गया है तो उसका बचना असंभव हो जाता है। ठीक है, यह बच नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो भी हवाएं चलती हैं इसके ऊपर क्या कर देती है, लपेट देती है, और इसे क्या कर लेती है, अपने में ही मिला लेती है। काफी काफी बड़े बड़े ढेर होते हैं, जैसे कि राजस्थान में हो गए, यानी रेगिस्तानी क्षेत्र में यह अधिकतर होती है। ठीक है, रेगिस्तान की बात कर लें तो कहाँ पे अधिक है, तो चाइना में गोबी का जो मरुस्थल है वे सबसे बड़े हैं। एशिया में सबसे बड़े कहाँ पे हैं, चाइना में गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल। तकला मकान हो गए। ठीक है, अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में है सहारा का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल। ठीक है, तो यह हवाएं की क्रिया के माध्यम से इस प्रकार की प्रक्रिया होती है कि बरखान बन जाती है, और जब ये हवाएं चलती हैं तो इस प्रकार की स्तूप का निर्माण कर लेती है और फिर लोयस का मैदान बन जाती है। ठीक है, तो ये हमने बताया मरुस्थलीय के बारे में। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया हुआ है बालसन झील के बारे में, ये क्या होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या है बालसन झील। ठीक है, बालसन झील कहाँ पे होती है, ये मेन टॉपिक है। ठीक है, बालसन झील है ना, तो जब आसपास चारों तरफ से क्या हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, ठीक है, और ये मरुस्थलीय क्षेत्र हो, क्या हो, ये क्या है, ये पर्वत है, आसपास क्या हो, पर्वत हो, मरुस्थलीय क्षेत्र हो, मरुस्थलीय क्षेत्र हो, और बीच में क्या हो, बीच में जो है क्या हो, पानी की मात्रा हो, यानी कि यहाँ पे क्या है, जल है। ठीक है, तो जल का जमाव है, इसलिए हम इसे क्या चीज का नाम से जानते हैं, बालसन झील का नाम से जानते हैं। क्या चीज का नाम जानते हैं, कैसा झील कहते हैं, इसे बालसन झील कहते हैं। और यही जब सूख जाती है, यानी जब बालसन झील क्या हो जाती है, सूख जाती है, तो हम इसे क्या चीज कहते हैं, सूख जब जाती है तो हम इसे क्या चीज कहते हैं, प्लेया के नाम से जानते हैं। प्लेया, क्या कहते हैं इसे, प्लेया कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, प्लेया कहते हैं। और प्लेया में क्या चीज की अधिकता होती है, तो सोडियम क्लोराइड, यानी नमक की। सूखने पर ये क्या चीज का निर्माण कर लेता है, नमक की, सोडियम क्लोराइड की। उसके बाद कैल्शियम की, क्या चीज की, कैल्शियम की। उसके बाद सिलिकॉन की, सिलिकॉन की। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है, प्लेया में। ठीक है, ये यानी बालसन झील जब सूख जाती है तो हम उसे क्या चीज के नाम से जानते हैं, प्लेया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल की बात करें, यानी बालसन झील का एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो अजमेर में है आना सागर झील। कैसा झील, अजमेर में आना सागर झील, आना सागर झील, ये इसी का एक एग्जाम्पल है, यानी बालसन झील का एग्जाम्पल है। इसके आसपास जो है क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, और मरुस्थलीय क्षेत्र में ये जो जल का जमाव हो गया है, हम इसे क्या कहते हैं, क्या कोई कैसा झील के नाम से जानते हैं, बालसन झील के नाम से जानते हैं। ठीक, अब हम लोग समझ लेते हैं जालीदार शिला क्या होता है। दूसरा टॉपिक है जालीदार शिला के बारे में, दिखाई दे रहा होगा। जालीदार शिला क्या होता है कि जब चट्टानें बनती हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से चट्टानें हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे बड़ा है, कहीं कहीं पे छोटा है, तो उसके बीच में
घर्षण के माध्यम से, अब घर्षण के माध्यम से यानी कि जब धूल कण टूट टूट करके उसके साथ हवाएं के साथ में धूल कण भी टकराने लगती है और काफी बराबर से टकराने लगती है, तो क्या करती है, इसे छेद कर देती है। ये समुद्र में भी हो सकता है, ठीक है, ये समुद्र में भी हो सकता है, ठीक, क्या कर देता है, ये जो चट्टान है इसे क्या कर देता है, छेद कर देता है, यानी छेदनुमा बना देता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जालीदार शिला कहते हैं। कैसा शिला, जालीदार शिला। अब वातरंध्र क्या होता है, तीसरा टॉपिक है वातरंध्र। ये क्या होता है, वातरंध्र मरुस्थलीय क्षेत्र में होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि डिजर्ट प्लेस में, ठीक है, यानी कि जब रेगिस्तान है, मरुस्थल है, यानी वहां पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, और वहां पे जब हवाएं के माध्यम से, अपघर्षण के माध्यम से, घर्षण के माध्यम से, शनि घर्षण के माध्यम से वहां पे गड्ढे का निर्माण हो जाती है, यानी गर्त का निर्माण हो जाती है, ठीक, तो हम उसे वातरंध्र के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से, जब गड्ढा बन जाता है, कहाँ, मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में जब क्या बन जाए, गड्ढा बन जाए, यानी गर्त का निर्माण हो जाता है, तो हम उसे वातरंध्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, वातरंध्र का एग्जाम्पल है, ठीक है। आज हमने जाना पवन द्वारा बनाई निर्मित स्थलाकृतियां, कल हम जानेंगे नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था, ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।